नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। बिहार के चुनाव परिणामों में अब 24 घंटे बचे हैं। अब से ठीक 24 घंटे बाद बिहार में असली खेल शुरू होगा। वो खेल किस तरह का होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक के एग्जिट पोल किसी भी गठबंधन को जिस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं, 6 गठबंधन को जहां एनडीए के सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एक एग्जिट पोल ऐसा है जो कि सीधे-सीधे महागठबंधन की सरकार बनाता दिख रहा है। प्रशांत किशोर जो कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के अलग-अलग समय पर चाणक्य की भूमिका में नजर आए, अब दरअसल राजनीति के मैदान में कितने बड़े 30 मार खा साबित होते हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। इस बीच चिराग पासवान की अग्नि परीक्षा और इन सब में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी सत्तारूढ़ केंद्र की सरकार और इतने जुड़वा भाई की भूमिका में बिहार में पहली बार जो अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही थी, वो कहां तक यात्रा पूरी कर पाती है और जेडीयू दरअसल किस रूप में उभर कर और ज्यादा ताकतवर बनकर क्या वाकई में सामने आ पाता है, समझने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ विजय शंकर वरिष्ठ साथी हमारे जुड़े हैं, ऋषिकेश कुमार विशेष संवाददाता, सौरभ कुमार विशेष संवाददाता, प्रमोद मुकेश वरिष्ठ पत्रकार, कृष्णकांत शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, शुरुआत आपसे करती हूँ। परिणाम जो भी आएगा, सत्ता का फैसला दिल्ली से होगा और दिल्ली में बैठकर आप किस तरह की तस्वीर अभी इस चुनाव की देख पा रहे हैं? मतलब कल इस समय जब हम चर्चा कर रहे होंगे तो कौन कौन सी चर्चाएं हो रही होंगी, आज जो बताएगा, यानी जो राजनीतिक विश्लेषक आज उसकी तस्वीर पेश करेगा, कल उसका सबसे ज्यादा याद किया जाएगा 24 घंटे बाद जब बिहार के चुनाव परिणाम आएंगे कि देखिए मैंने ये कहा था, देखिए मेरा ये आकलन था, देखिए मेरा ये विश्लेषण था, मेरा ये आंकड़े थे। ये एक राजनीति से जुड़े हुए राजनीति के जानकार के लिए सबसे अहम बात होती है कि उसने जो प्रिडिक्शन किया वो कितना सही, कितना गलत, कहां तक। तो आज आपका प्रिडिक्शन कल के लिए पहला। देखिए मीना जी, जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स हैं उनमें जो रिजल्ट दिखाया गया है कि एनडीए सरकार बनाती दिख रही है। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरह से इस चीज को देखता हूं। पहले मैं इसको आपको बता रहा हूं कि चार पांच तरह की तस्वीरें कल हम लोग जब इस दोपहर में बहस कर रहे होंगे, सामने होंगे, तो हमें देखने को मिल सकती है। और वो सारी जो 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 तस्वीरें हैं वो नंबर पर डिपेंड करेंगी। पहली परिस्थिति क्या होगी, मान लीजिए कि एनडीए को पूरा पूर्ण बहुमत मिलता है, जैसा कि चाहे एक्सिस माइंड इंडिया जिस तरह का आंकड़ा दिखा रहा है, या टुडे चाणक्य दिखा रहे हैं, या दैनिक भास्कर, या बहुत से जो 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 एग्जिट पोल में जो चीजें आ रही हैं। अगर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता है, उसमें अगर जेडीयू और बीजेपी के बीच 19-20 का मसला रहता है सीटों के मामले में, तो जो तस्वीर देख रहे हैं और हम लोग जैसी तस्वीर देख रहे हैं कमोबेश वैसी ही रहेगी। ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे और बिल्कुल सब कुछ स्मूथ जैसा प्लानिंग के मुताबिक चला। एक तस्वीर ये हो सकती है। दूसरी तस्वीर ये होगी कि एनडीए को बहुमत मिलता है और जेडीयू की सीटें कम होती हैं और बीजेपी की सीटें ज्यादा होती हैं। इस स्थिति में बीजेपी के भीतर से ये सुर आपको दिखाई दे सकते हैं, सुनाई देने शुरू हो जाएंगे कि विधायक मिलकर तय करेंगे कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। तीसरी तस्वीर इसमें ये आ सकती है ठीक इसी वक्त, आरजेडी एक बड़ी पार्टी होगी महागठबंधन की तरफ से, और एक इक्वेशन पर यह भी बहस हम लोग हो सकता है कि कल करते दिख सकते हैं, जैसा कि कुछ एग्जिट पोल में बताया गया है कि जेडीयू की सीटें कम होंगी। अगर जेडीयू की कम सीटें रहती है, मान लीजिए 40, 45, 30, 35, ये कुछ भी इसमें अगर आती है, यानी 19-20 का बीजेपी और जेडीयू में अंतर नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जो अगली संभावना ये बनती दिख सकती है कि नीतीश कुमार किसके साथ सरकार बनाएंगे। मुझे लगता है, जो मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कहती है कि नीतीश कुमार हो सकता है ऐसी स्थिति में आरजेडी के साथ भी चले जाए, क्योंकि नीतीश ने एक मैसेज और दे दिया है कि वो, जो मैंने कहा कि चुनाव के बीच में भी, चुनाव के पहले भी और पोलिंग खत्म होने के बाद भी, कि वो चेत नहीं पूरी तरह से सचेत है, उनकी हर परिस्थिति पर नजर है, बराबर की नजर है। तीसरी तस्वीर ये हो सकती है, चौथी तस्वीर
कि मान लीजिए कि महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया, वहां फिर समस्या होगी कि भाई उसमें कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, फिर उसमें होगी कि जेडीयू सॉरी लेफ्ट चाहता है, मुकेश सहनी कहाँ खड़े होंगे, तो ये समस्याएं। लेकिन वहां पर तेजस्वी के सामने जो प्लस पॉइंट होगा, अगर वो पावर में आ जाते हैं, अगर महागठबंधन को इतनी सीटें मिल जाती हैं कि वो सरकार बनाने वाली स्थिति बनती है, तो उनके पास एक होगा, पार्टी को मजबूत करने के लिए मौका मिल जाएगा, और जो परिवार में जो बिखराव है उन सभी से भी निपट लेंगे। साथ ही साथ, लेकिन अगर ये स्थिति पलट जाती है, महागठबंधन सत्ता में नहीं आता है, या किसी भी वजह से सत्ता से तेजस्वी चूकते हैं, तो पार्टी को मतलब लालटेन की रोशनी लौ को बनाए रखना, बचाए रखना उनके लिए मुश्किल होगा, और शायद मुझे लग रहा है परिवार को भी संभाले रखना, एकजुट करना, और परिवार के भीतर से भी कई तरह के झगड़े सामने आ सकते हैं। तो कहते हैं कि सत्ता आती है तो बहुत सी समस्याएं जो है वो अपने आप गलीचे के नीचे चली, और नहीं रहती है तो अच्छी चीजें भी जो रहती हैं वो भी सामने आने लगती हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें, जो 4-5 तस्वीरें मुझे लग रही है, इस पर हम लोग कल जी, यानी ये चर्चा तो साफ है, ये तो साफ है विजय जी की एक तस्वीर इस वक्त बिहार की नजर नहीं आ रही है। कई सारी तस्वीरों का कोलाज बनते हुए वहां पर दिख रहा है। जो कोलाज बनेगा वो किस रूप में सामने आएगा जनता के लिए, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। मुकेश प्रमोद मुकेश जी, प्रमोद मुकेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। विजय शंकर जी ने जितनी संभावनाएं बताई हैं, दिख रही हैं, इन संभावनाओं के बीच सबसे मजबूत संभावना वहां पर बैठकर करीब से आप देखते हैं तो आपको कौन सी दिखती है, और खास करके जेडीयू की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी, इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर होगा? देखिए, निश्चित रूप से मीना जी, एग्जिट पोल का इंडिकेशन, जैसा विजय जी ने भी कहा और हम लोगों ने तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े देखे, उसमें एनडीए को बढ़त दिखा रहा है। एक दो एग्जिट पोल महागठबंधन की ओर भी है, लेकिन ये बात अगर एग्जिट पोल की तरह ही एग्जैक्ट पोल आया तो ये इस विवाद में मैंने कल जब पिछली बार 2020 में 43 सीटों पे जीतने के बाद भी जदयू और उसके मुखिया और उस चेहरा और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही बने, तो ये विवाद मुझे नहीं लगता है कि ऐसा नहीं कि 40 सीट जदयू को आवे और 90 सीट बीजेपी को आवे, तो निश्चित रूप से ये बहस और जदयू बीजेपी के तमाम नेताओं और उनके मतदाताओं की भी इच्छा तो है ही कि उनका लीडरशिप रहे, हम कितने दिनों तक नीतीश जी की छाया में रहें। लेकिन वस्तु स्थिति, बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें जदयू चाहे छोटा भी दल ही क्यों ना हो, लेकिन वो बड़े भाई की भूमिका में है। आप नीतीश जी को मजबूरी में या मजबूती में आपको चेहरा बना के रखना होगा, तो ये एडवांटेज नीतीश जी के पास है। जैसा कि एक इक्वेशन की ओर विजय जी भी कह रहे थे कि अगर इस चुनाव का सबसे बड़ा सेंटर तो नीतीश ही रहे हैं, ये बात तो साफ है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी सबसे बड़ा फैक्टर अभी तक, परिणाम आने तक, क्या परिणाम आने के बाद भी कृष्णकांत शर्मा जी, नीतीश ही सबसे बड़ा फैक्टर आपको दिख रहा है? ऑडियो ऑन करिए अपना। अभी हमारे बड़े भाई जो विजय शंकर जी और प्रमोद मुकेश जी, मुझे लगता है कि जो भविष्यवाणी एक ब्राह्मण और बताता, पंडित बताता, वो सारी चीजें इन्होंने तस्वीर के द्वारा बता दिया, और ये फैक्ट है कि किस सिचुएशन में क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन नीतीश कुमार को हमेशा केंद्र में 22 साल से वो है और आगे भी रहेंगे जब तक वो जीवित है, क्योंकि ऐसा एक उनकी छवि जो है, आज तक उनके ऊपर एक दाग नहीं लगा है, ही एक छवि है जो जिससे वो बचे हुए हैं। यदि आज सेम चीज यदि लालू यादव जी के ऊपर यदि चारा घोटाला और ये घोटाले की चीजें नहीं लगी होती, तो वो भी एक बिहार के पीएम फेस के रूप में उभर रहे थे। मुझे याद है कि 2005 और 2000 के दशक में उनका जनता दल का राष्ट्रीय जो है वो अध्यक्ष भी बन गए थे, लेकिन इसी बिटवीन
उनका आ गया। तो अब यहाँ पे नीतीश कुमार जी सीएम पद पे रहेंगे, ये एक तस्वीर सर ने नहीं बताया, विजय शंकर सर ने, कि 3 महीने के लिए रहेंगे या 6 महीने के लिए रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा तस्वीर जो लोगों का भी कहना है और मुझे भी लगता है कि नीतीश कुमार को मजबूरी में यदि ऐसा देना हुआ, एक गलत मैसेज नहीं जाए, पीठ पे छुरा फूकने का मैसेज बीजेपी के ऊपर लगता रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में लगा हो या और राज्यों में लगा है। शिवसेना को तोड़ने में, एनसीपी को तोड़ने में कहा जाता है कि ऐसी बाली शक्ति है बीजेपी, जिससे हाथ मिलाती है उसकी आधी शक्ति छीन लेती है, आधी शक्ति उसके में समा जाती है। तो वो चीज जनता दल यू के साथ भी हो सकता है कि यहाँ पे अपनी इमेज को बचाने के लिए वो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कुछ सिचुएशन चेंज कर नीतीश जी को वो कहेंगे आप आराम कीजिए, अब आपका जैसे मुरली मनोहर जोशी को किया गया, आडवाणी को किया गया, उसी तरह के आप बीमार भी हैं और आई थिंक अब नया कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा। तो ऐसे सिचुएशन मीना जी हो सकता है जो आखिरी तस्वीर हमने बताया। तो नीतीश कुमार को एक बार मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी अपनी महत्वाकांक्षाएं महाराष्ट्र में जिस तरह से पूरी करने में कामयाब हुई, बिहार में भी करने की कोशिश जरूर करेगी। इन कोशिशों में उसे कितनी जनता दल कामयाबी यू को ही तोड़ के एक नई पार्टी बना के करेगी। क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव भी है, और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पहले भी एक बार आपने याद दिलाई 2005 से लेकर 15 के समयावधि की, खास करके 13, 14, 15 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा बेड़ा अगर किसी ने उठाया था तो वो नीतीश कुमार ने उठाया था। लेकिन आज तो नीतीश कुमार उन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनकी वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। तो ऐसे में सौरभ जी तस्वीर इस वक्त आपको बिहार में रहकर करीब से देखने पर कल इस समय की जो पहली तस्वीर दिख रही है वो क्या है? कल इस समय ठीक 24 घंटे बाद क्या तस्वीर पर चर्चा कर रहे होंगे हम लोग? जी बिल्कुल मीना जी, 24 घंटे के बाद हम लोग इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि एनडीए बहुमत में कैसे आ गई। आखिर कौन सी ऐसे मुद्दे थे जो सहायक बनी एनडीए की सरकार को बहुमत में लाने के लिए, क्योंकि इसमें मुझे कोई दो राय नहीं दिख रही है या मुझे कोई संशय नहीं दिख रही है कि 24 घंटे के बाद कल एनडीए की जो सरकार है वो बहुमत में आ जाएगी और एक बार फिर से तेजस्वी यादव या महागठबंधन जो है, जिस तरीके से 2020 में कुछ सीटों से सरकार बनाने से चूक गई थी, इस बार भी वही होने वाला है कि इस बार भी महागठबंधन जो है वो कुछ सीटों से सरकार बनाने से चूक जाएगी। अब उसका कारण क्या होगा, कौन से घटक दल होंगे महागठबंधन के जिनकी स्ट्राइक रेट खराब होगी, ये तो 24 घंटे के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जरूर होगा और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी होगी। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी, जैसा 2020 में भी हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हुई थी और आरजेडी को 2020 में 75 सीटें मिली थी। तो इस बार भी यानी 2025 में भी वही चीजें होगी। इस बार भी आरजेडी को 75 के आसपास सीटें आएंगी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की जदयू पार्टी। आप देख लीजिएगा एनडीए में अगर सबसे बड़ी पार्टी होगी तो वो जदयू होगी, नीतीश कुमार की पार्टी होगी। और तीसरे नंबर पर बीजेपी आएगी, ये भी मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुमत में चूंकि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी है, नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान है, नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा है, इसीलिए इन सबों का जो सीट आएगा उससे एनडीए बहुमत में आ जाएगी। जो स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का, बीजेपी का या फिर उपेंद्र कुशवाहा का होगा, वो स्ट्राइक रेट कांग्रेस की, वीआईपी की और लेफ्ट की वो स्ट्राइक रेट नहीं होगी, जिसके कारण तेजस्वी यादव जो है इस बार भी 2020 के जैसा इस बार भी वो
सरकार बनाने में चूक जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी, विजय जी मैं आपके पास आ रही हूँ। सौरभ जी ने अब तक जितने लोगों से बात हुई है, सौरभ जी के मुताबिक तस्वीर जिस तरह की साफ दिख रही है, उनको जो तस्वीर नजर आ रही है, उसमें आरजेडी यानी तेजस्वी यादव एक बार फिर से सबसे बड़े चेहरे के रूप में निकलकर सामने आएंगे। मतलब उनकी पार्टी को सीट सबसे ज्यादा, नीतीश कुमार दूसरे नंबर की पार्टी और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी। उसके बाद भी फिर वही चर्चा, नीतीश कुमार। लेकिन मुद्दे, अगर हम ये बात करें कि इस चुनाव को जब आज के 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने या साल भर बाद या इतिहास में याद किया जाएगा, तो इस चुनाव को कैसे याद किया जाएगा? इस चुनाव ने कौन सी छाप ऐसी छोड़ी जो इस चुनाव को हमेशा याद रखने को मजबूर करेगी? कुछ लगता है ऐसी स्थिति, या फिर इस चुनाव, मतलब हर चुनाव मीना जी, मुझे लगता है कि इस चुनाव को जब भी इतिहास का पन्ना पलटा जाएगा, जो बिहार के चुनावी इतिहास का, तो उसमें देखा जाएगा कि महिलाएं किस तरह से एक पावरफुल वोट बैंक के तौर पर उभर के सामने आई है और उनको लुभाने के लिए राजनीतिक दल किस हद तक जा सकते हैं। एक दूसरी चीज के लिए याद किया जाएगा कि राजनीतिक दलों को महिलाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन टिकट देने के मामले में अभी भी हिचक उनकी खत्म नहीं हुई है। तीसरी चीज जो जिसके लिए जाना जाएगा ये चुनाव, वो ये जाना जाएगा कि बिहार में तीसरा विकल्प, यानी दो, अगर देखा जाए तो लालू और नीतीश की तरफ जो तीसरा विकल्प खड़ा करने की सुराज की तरफ से प्रशांत किशोर ने की, वो कामयाब नहीं हुई। लोग विकास के नाम पर, बदलाव के नाम पर वोट लोगों ने नहीं दिया। लोगों को, बिहार के लोगों को ये बातें अच्छी तो जरूर लगती हैं कि विकास की, बदलाव की, पलायन की, जिसको क्रांतिकारी थॉट कह लीजिए, शिक्षा की, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो जात पात, दूसरी जो चीजें हैं, इवन फ्रीबीज जिसको सबसे बड़ा बड़ा जिसको कहा, उसके आधार पर जाकर के वोट देते हैं। चौथी चीज जो देखी जाएगी, जो मुझे लग रहा है, वो ये देखा जाएगा कि अब जब भी चुनाव होगा, अगला जो चुनाव होगा, मुफ्त की चीजें देने, और लोग भी चाहते हैं कि हमें ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार चाहिए मिले जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करे। तो कुल मिलाकर फ्रीबीज जो है, फ्रीबीज कल्चर और ज्यादा मजबूत होगा। जी प्रमोद मुकेश जी, बिहार के इस चुनाव का सबसे यादगार फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर अगर आप देखें, सबसे डिसाइडिंग फैक्टर इस चुनाव में क्या? विजय जी ने सच मीना जी कहा, उन्होंने कई चीजों को रेखांकित किया और बदलाव की चाह लिए हुए जरूर जनसुराज एक तीसरे मोर्चे की तरफ और एक एक बदलते हुए बिहार की तस्वीर पेश किए। लोग उनकी बात तो जरूर सुने, 3 साल तक उनकी बात को सुना, भीड़ भी हुई, लेकिन इम्पैक्ट मतदाताओं पे उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ज्यादा छोड़ पाए। और जहां तक इम्पैक्ट की बात है इस चुनाव में, महिलाएं पहले से भी, मैं कई बार पहले भी बोल रहा हूं, मेरा फर्म विश्वास भी है कि महिला सेंटर स्टेज पे नीतीश की पॉलिटिक्स में 2005 के बाद से अचानक नहीं आए हैं। उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से, मैं फिर पिछले 20 साल से महिलाओं को अपने फोल्ड में एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने महिलाओं को पहला आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आजादी, राजनीतिक रूप से आजादी, 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिया। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, इसमें किसी जाति विशेष की बात नहीं थी, सभी महिलाओं के लिए थी। पुलिस बल में 35% आरक्षण, शिक्षकों की जो बहाली हुई उसमें, और जीविका के द्वारा जो गरीब, जो वंचित लोग हैं या जो एकदम समाज में मुख्य धारा में नहीं है, उनको 1,40,00,000 महिलाओं को 11 लाख स्वयं सहायता समूह बना के उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया। और बाद में फ्री बीज की बात, 30,000 देंगे, माई बहन योजना, तो ये तो बाद की बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो पिछले 20 साल से सिस्टमेटिक ढंग से महिलाओं को सशक्त किया। और बाद में जो अंतिम ओवर में जो छक्का कहिए या स्ट्राइक किया, जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,50,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। तो लेकिन ये अचानक नहीं था,
नीतीश के महिला सशक्तिकरण और फ्रीबीज और महागठबंधन के फ्रीबीज में बुनियादी अंतर है। आप अंतिम 2020 मैच खेल रहे हैं और कोई टेस्ट मैच की तरह पूरे राजनीति को लिया है। इसलिए ये महिला वाला ठीक है, माने, और ऐसा नहीं कि महिला की पढ़ाई के लिए साइकिल योजना 2009-10 में जिस लड़की को, बालिका को शिक्षा में पोशाक और साइकिल मिली, आज 15 साल बाद वो किसी घर की बहू है और किसी परिवार को चला रही है। तो नीतीश ने किस ढंग से उनको सशक्त किया है, वो आज उसका डिसाइडिंग फेज है। इसलिए महिला तो सेंटर स्टेज में रही। युवाओं को आकर्षित करने के लिए निश्चित रूप से तेजस्वी ने नौकरी, एक बड़ा सरकारी नौकरी, एक शब्द जो है ना मीना जी, पूरे बिहार में गई या देश में, सरकारी नौकरी है क्या? चाहे आप छोटी सी सरकारी नौकरी में हो या बड़े प्राइवेट कंपनी के बड़े पद पे हो, लेकिन अगर बिहार में सरकारी नौकरी नहीं है तो आप की अहमियत थोड़ी छोटी है। तो ये हो सकता है स्लोगन, महिला पुरुषों में, युवाओं में सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। ये भी इसी के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम किया, लेकिन वो अविश्वसनीय लगा। 2,50,00,000 परिवार के एक बच्चे को कैसे सरकारी नौकरी मिल सकती है? जी, सरकारी नौकरी का आकर्षण, महिलाओं के खाते में पैसा जाना और महिलाओं के खाते में पैसा जाने का प्रलोभन देना, ये सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात, कृष्णकांत शर्मा जी, जनसुराज अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए। क्योंकि अभी आपने देखा कि विजय शंकर जी बताए कि चुनाव में सब कुछ होने के बावजूद भी जातीय समीकरण बहुत हावी रहा है, और इस जगह पे बिहार को विकास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जात की विकास। तो ये जब तक जात की विकास होगी, जात पावरफुल होगा, तो वहां पे जन स्वराज की जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगेगी। दिल्ली में देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा करप्शन से परेशान हो गए थे, और पूरे देश में जिस तरह से करप्शन हो रहा था, घोटाले हो रहे थे, तो वहां पे एक लोकपाल, एक छोटी सी चिंगारी, लोकपाल लोकपाल लोकपाल, भले वो लोकपाल नहीं मिला, ना लोकपाल मिला, जन लोकपाल मिला, लेकिन अन्ना हजारे और केजरीवाल एक अच्छे नेता और फेमस, पूरे दुनिया जान गई कि दूसरा गांधी कौन है, तो अन्ना हजारे है। ठीक उसी तरह बिहार जो है, मैंने महाराष्ट्र जाकर जब पढ़ाई किया तो वहां पे एक हर जगह डब्बे पे लिखा होता था मला वापरा, मतलब मुझे यूज मी, तो वो इंग्लिश में उसको यूज मी कहते हैं। तो बिहार ऐसा है कि हर नेता, हर पार्टियां बिहार की जनता को यूज करती है और डस्टबिन में उसको डाल देती है। क्योंकि आज तक नीतीश कुमार ने एक वादा किया था, एक बार उन्होंने मूवी बुलाया था भाजपा से, कहा था भारत को, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम सरकार में नहीं आएंगे। स्पेशल राज्य का दर्जा भी नहीं मिला आज तक बिहार की बाढ़ की समस्या खत्म नहीं हुई। बाढ़ आज भी ग्रसित सबसे ज्यादा है, हर साल बाढ़ आती है, सड़कें टूट जाती है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या जो पूरे चुनाव में रही, पलायन पलायन पलायन। मैं लिख देता हूं मीना जी, ये बिहार में कोई समस्या, जब पलायन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा नीति में सुधार। जब शिक्षा नीति, जब बिहार की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो लोग बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे। जब बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि जब शिक्षा के लोग वहां पे अच्छी शिक्षा मिलेगी तो फिर बिहार में रोजगार की समस्या जो है, नौकरी और ये जहाँ पे कल कारखाने खुलेंगे तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार बिहार में जब मिलेगा तभी पलायन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चाहे कल नीतीश की बने, चाहे भाजपा की बने, चाहे आरजेडी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, ये सभी लोग फिर फ्री बीज देके ही हर बार, इनको पता है कि वोट मिल ही जाना है, जातीय समीकरण मिल ही जाना है। जनता की जो इच्छा, वादे, घोषणा पत्र, वो कचरे में यूज मी, मला वापरा के रूप में फिर चला जाएगा। जी जी, सौरभ जी, हर चुनाव में एक नारा होता है जो याद किया जाता है चुनाव के बाद। इस चुनाव में बिहार में कोई नारा जिसको याद किया जाएगा? जी बिल्कुल याद किया जाएगा, जदयू के तरफ से, और बाद में फिर जिस नारे को बीजेपी ने भी एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, 25 से 30 फिर से नीतीश। ये आपने देखा होगा, ये नारा पहले नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से दिया गया था और बाद में ये नारा जो है वो एनडीए का नारा बन गया, 25 से 30
फिर से नीतीश। और आपने ये भी देखा होगा मीना जी कि अगर मैं 1 महीना पहले की बात करूं या 15 दिन पहले की बात करूं, तो लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो कह रहे थे कि संसदीय बोर्ड की बैठक तय करेगी, विधायक दल का जब बैठक होगा उसमें तय होगा कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आप 5-6 दिन या 1 वीक से अगर देखें तो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता सब इस बात को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्यों कहना शुरू कर दिया? जब से पहले चरण का मतदान हुआ उसके बाद से, क्योंकि बीजेपी को भी ये पता है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी 2020 में तीसरे नंबर की थी वो अब दूसरे नंबर पर आने वाली है और हमसे ऊपर जा रही है। नीतीश कुमार की जो साख है वो अभी भी बची हुई है। लोगों में नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा नहीं है। आज भी नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा है। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी। ये जब हुआ है तो नीतीश कुमार के पक्ष में हुआ है। और नीतीश कुमार का महिला जो वोटर है वो एक उनका मतलब कह सकते हैं कि जीत का राज है। आज से नहीं, 2010 से 2005 के बाद उन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किया है उसका असर, उसका प्रभाव महिलाओं पर आज भी है। 1,40,00,000 जीविका दीदी। आप ये समझिए कि जिस राज्य में पूरा महिला वोटर की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास है, उसमें जीविका दीदी की संख्या जो है वो 1,40,00,000 है, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का क्रिएशन है। जीविका दीदी को नीतीश कुमार ने बनाया है। आज अगर घर से महिलाएं बाहर निकल रही है, चाहे वो जीविका दीदी के रूप में हो, आशा दीदी के रूप में हो, ममता दीदी के रूप में हो, तो वो नीतीश कुमार की देन है। तो कभी ये भी होता है ना कि लोग जाति धर्म से उठकर मतदान करते हैं। बिहार में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप देख लीजिए, लोकसभा का परिणाम बिहार में कुछ अलग होता है और विधानसभा का अलग होता है। पिछले 3-4 नतीजे अगर आप देख ले तो बिल्कुल आपको लगेगा कि बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। अगर जाति धर्म के नाम पर लोग वोट करते तो नतीजे सेम होते। जो लोकसभा का होता वो विधानसभा का होता, क्योंकि गठबंधन तो सेम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आज आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर ऊपर आएगी या 2020 में जिस तरीके से आई थी, तो ऐसा नहीं है कि जो यादव जाति के जो युवा थे उन्होंने ही केवल तेजस्वी को वोट किया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सवर्ण है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उन्होंने भी, जो युवा हैं उन्होंने भी तेजस्वी यादव को वोट किया था। तो केवल ऐसा कहना कि बिहार के लोग केवल जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। विधानसभा के जो आप नतीजे देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग उसका मिलेगा प्रभाव। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों को बेस्ट चुनना पड़ता है। वो देखते हैं कि मेरे लिए कौन क्या कर सकता है। वो देखते, एक मिनट सर, मैं आपसे बात करूंगा। वो देखते हैं कि मेरे लिए अच्छा विकल्प कौन है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने इस बार 2025 के चुनाव में लगातार जो घोषणाएं की, एक के बाद एक घोषणा, दूसरे के बाद तीसरी घोषणा, तीसरे के बाद चौथी घोषणा, और उसके बाद अंतिम में जो उन्होंने कहा कि हर एक घर को सरकारी नौकरी देंगे जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, तो लोगों को भरोसा जो है वो नहीं होने लगा। लोगों को ये लगने लगा कि केवल ये सरकार में आने के लिए कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। लोगों को लगने लगा कि ये बिल्कुल सच्चाई से परे बात है। और मुझे लगता है कि यही तेजस्वी यादव मात खा गए। प्रशांत किशोर की बात करें मीना जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर उसी दिन बिहार चुनाव हार गए थे जिस दिन उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैदान में नहीं आऊंगा। बिल्कुल, बाजी उसी दिन वो बिहार चुनाव का जो मैदान था उससे वो आउट हो चुके थे। आपकी बात से बड़ी आपत्ति कृष्णकांत शर्मा जी को नजर आ रही है, उनको सुनते हैं, फिर विजय जी मैं आपके पास आती हूँ।
सर मुझे सारी बातों से आपत्ति नहीं है, बट सिर्फ एक छोटी सी जो बात है जातीय समीकरण का। एक ऐसा सीट बता दीजिए बिहार में किसी पार्टी दल ने भी, जहां पे जिस समाज का ज्यादा संख्या हो उसको टिकट ना देकर किसी और को दिया गया। लोग यहाँ ये कहते थे कि जन स्वराज यदि किसी भूमिहार को खड़ा किया गया है वहां पे, यदि जनता दल से खड़ा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि जिस विधानसभा में जिस जाति के लोग रहते हैं उम्मीदवार भी उसी जाति के होते हैं। ये हमने देखा है कई। वही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाति पर लोग वोट नहीं करते, लेकिन केवल जाति पर ही लोग वोट करते हैं, ये कहना गलत है। मैं ये कह रहा हूं जी दोनों जी, में फर्क है। बीजेपी का और कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और समाज बिहार के में वहां जेडीयू और समीकरण आरजेडी को का भी देखिए। एक परंपरागत वोट बैंक है बिहार में। कृष्णकांत जी, एक मिनट मीना जी एक कृष्णकांत जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। मेरा घर जो है वो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, और पिछले 20 सालों से अनंत सिंह जो है वो वहां के विधायक। अनंत सिंह ने एनडीए से भी चुनाव लड़ा और जीता। अनंत सिंह ने महागठबंधन से भी चुनाव लड़ा और जीता। अनंत सिंह निर्दलीय भी चुनाव लड़े और जीते। तो ये उदाहरण है कि लोग जाति से पलटकर भी वोट करते हैं। वो हो सकता है उम्मीदवार को करे। कैंडिडेट और चेहरे की क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी के साथ साथ बिहार में खास करके, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है, क्रेडिबिलिटी के साथ साथ कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका डर, खौफ या जिन्हें बाहुबली कहा जाता है। बहरहाल यहाँ पर मुद्दा ये है कि बीजेपी की चर्चा हुई पूरे डिस्कशन के दौरान। विजय जी, इस आखिरी सवाल के साथ चर्चा को विराम देंगे कि बीजेपी ने शुरू में इस नारे को स्वीकार नहीं किया 25 से 30 फिर से नीतीश। बीजेपी ने शुरू में ये नहीं कहा कि नीतीश चेहरा होंगे, ये कहा कि विधायक दल तय करेगा। लेकिन आखिर में आते आते बीजेपी को ये समझ में आ गया कि उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी माहौल वैसा नहीं बन पाया है। बिहार की जनता अभी भी बीजेपी को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही है जैसी कोशिश बीजेपी करना चाहती है। जी, आपके इस सवाल का जवाब मैं थोड़ा गुजरात के एक चुनाव के उदाहरण के साथ शुरू करूंगा। अहमदाबाद में चुनाव हो रहा था और वोटिंग से एक दिन पहले अमित शाह जी मीटिंग करते हैं और कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि देखो बहुत ही टफ फाइट है और हम लोगों को इतनी एक वोटर को इस तरह से निकालना है घर से जिससे कि दूसरी तरफ वाला एक वोट तक न जाए, और उसमें वो रिकॉर्ड वोटों से वहां पर जीत होती है। तो बीजेपी की एक कार्यशैली है का इसको हिस्सा करिए कि वो लास्ट बुलेट तक। अब दूसरा जो आपने जो सवाल किया उसका ये है होता है और 51 वाला सरकार में होता है। तो बीजेपी को लगा इस वक्त में कि जो सिचुएशन जो स्थितियां बन रही है उसमें नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर सौरभ जी आपने काम शुरू कर दिए, ऑडियो ऑफ करिए। मेरा ऑडियो जी जी नहीं, आप ठीक है, आप अपना ऑडियो ऑन रखिए। विजय जी आप बोलिए, सौरभ जी आप ऑफ रखिए अपना ऑडियो प्लीज। हाँ जी जी। ये लगा कि बीजेपी को समझ में आखिरी वक्त में आया कि जो कुछ भी वोट है जितना कंसोलिडेट कर सके, जितना एकजुटता का परिचय दे सके, और जहां जो कंफ्यूजन है जिसका फायदा विपक्ष उठा रहा है उसको खत्म कर दिया जाए। इसलिए वो आखिरी वक्त में सुर बदलते हुए शायद उस चीज को एक्सेप्ट किया और अपने वोट को बढ़ाने के लिए, एक एक वोट को जोड़ने के लिए, जिसको लास्ट बुलेट तक लड़ने वाली बात है, उस रणनीति पर आगे बढ़े। लेकिन उनको हकीकत समझ में आ गई कि जो पोलिंग स्टेशन पर जो लोग जा रहे हैं तो कल हम लोग बहस कर रहे थे वाकई सौरभ जी जी देखना होगा। काफी दिलचस्प बहस इस समय कल हो रही होगी 24 घंटे बाद, और आप सब हमारे साथ होंगे
मुझे विश्वास है। मुझे तो और लगता है कि भी आज भी बहुत सारे आरजेडी की लोग आस अभी खत्म नहीं हुई है, आरजेडी अभी भी है। निश्चित रूप से आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे हैं सौरभ जी, तो इसलिए आस कैसे खत्म हो तो बता सकती है? रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार सरकार बनाएगी। बनेगी कि नहीं, सवाल यही है। कल चर्चा करेंगे। आज तक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कुल मिलाकर इस चुनाव का जो नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा, और महिलाओं का मुद्दा बहुत बड़ा फैक्टर बना इस चुनाव में, युवाओं का मुद्दा। प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़ी छाप नहीं छोड़ पाए क्योंकि वो आधी बाजी तभी हार गए जब वो खुद चुनावी मैदान से बाहर हो गए। और भी बहुत कुछ, जातिगत समीकरण, धर्म की राजनीति, बीजेपी का जुड़वां भाई, बहुत कुछ है जो इस चुनाव को याद में रखा जाएगा। लेकिन अभी पहले चुनाव परिणामों पर नजर गड़ाए रखते हैं और अगले 24 घंटे और चिंतन मंथन करते हैं, सुनते हैं सब लोगों को। आप न्यूज 24 पर हमारे साथ विश्लेषण देखने के लिए न्यूज 24 का बिहार और झारखंड फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा के मुद्दे हमारे साथ साझा करिए। हमारे पैनलिस्ट से आप सीधे सवाल करिए। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।